दोस्तों, पाकिस्तान लगता है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए फिर से नई नौटंकी शुरू करने की कोशिश शुरू कर दी है। शुरू से हक्कानी नेटवर्क के जरिए काबुल पर कट्टर इस्लामिक सरकार गठित करने की साजिश रच चुके पाकिस्तान और इमरान खान ने अब वहां समावेशी सरकार की वकालत करनी शुरू कर दी है। पाकिस्तानी पीएम ने एक विदेशी न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा है, अगर ऐसा नहीं किया गया तो अफगानिस्तान गृह युद्ध की चपेट में आ जाएगा। तालिबान और आतंकवाद को लेकर अब दुनिया के सामने भी पाकिस्तान का रोल संदिग्ध नहीं रहा है, बल्कि वह पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि इमरान को सच में वहां गृह युद्ध की आशंका है या फिर वह इसके जरिए कोई और खौफनाक साजिश रचना चाहते हैं। अफगानिस्तान की आवाम को हथियार बंद तालिबान के आतंकियों के हवाले करने के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को अब उनकी चिंता सताने लगी है। मंगलवार को दिए एक इंटरव्यू में खान ने अफगानिस्तान में गृह युद्ध के खतरे की चेतावनी दे डाली है। अब इमरान को लगता है कि अगर तालिबान समावेशी सरकार बनाने में नाकाम रहा तो ऐसी नौबत कभी भी आ सकती है। इमरान खान के मुताबिक अगर वहां समावेशी सरकार नहीं होगी तो वो धीरे धीरे गृह युद्ध की ओर बढ़ जाएगा। अगर उन्होंने सभी गुटों को शामिल नहीं किया तो थोड़ी जल्दी या थोड़ी देर से इससे पाकिस्तान भी प्रभावित होगा। गौरतलब है कि तालिबान संकट देखने के बाद पाकिस्तान का असली चेहरा पहली बार दुनिया भी देख रही है, जो भारत दशकों से झिल रहा है। ऐसी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है कि तालिबान सरकार में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की सीधी दखल को लेकर तालिबान भी काबुल और कंधारी गुटों में बढ़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों के सहारे अफगानिस्तान की सत्ता पर परोक्ष कब्जा चाह रहा है, जिसका कंधारी गुट विरोध करता है। कंधारी गुट में वह तालिबानी नेता मुल्ला बरादर भी है, जिस पर समावेशी सरकार की बात उठाने पर हक्कानी आतंकियों की ओर से काबुल पैलेस में लात घूसों की बौछार होने की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। यही नहीं, अफगानिस्तान में पाकिस्तान का कहीं कहीं खुला विरोध भी शुरू हो गया है और लगता है कि उसी के चलते वह एक बार फिर से समावेशी सरकार की बात करके दुनिया के सामने खुद को वह बेकसूर साबित करने का कुचक्र रच रहा है। इमरान खान की नई नौटंकी ये भी हो सकती है कि उन्हें ये लग चुका है कि मौजूदा स्थिति में दुनिया के ज्यादा देश तालिबान सरकार को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं होंगे। इमरान खान की अगुवाई वाली पाकिस्तान लगातार विश्व समुदाय के सामने तालिबान की अंतरिम सरकार को साथ लेकर चलने की वकालत शुरू कर चुकी है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में पहले वहां के सेंट्रल बैंक के पास पैसे नहीं होने के चलते पूरे शासन व्यवस्था का ढांचा ढलने की बात कहा जा रहा था और अब गृह युद्ध का भय पैदा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अफगान सेंट्रल बैंक का अनुमानित 10 अरब डॉलर विदेशी बैंक खासकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व में पड़ा हुआ है। सोमवार को ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी उस रकम को रिलीज करने के लिए गिड़गिड़ाते नजर आए थे। कुरैशी ने न्यूयॉर्क में कहा था कि एक तरफ आप किसी संकट से निपटने के लिए नया फंड जुटाते हैं और दूसरी तरफ उनके जो पैसे हैं वह उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनकी दलील थी कि संपत्ति फ्रीज करने से हालात सुधारने में मदद नहीं मिलेगी। वे संयुक्त राष्ट्र आम सभा के लिए वहां पहुंचे हुए थे। दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जे के लगभग 1.5 महीने गुजरने को है, लेकिन पाकिस्तान और चीन की कोशिशों के बावजूद तालिबान को अभी तक किसी भी देश ने आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। अब तालिबान ने कहा है कि न्यूयॉर्क में होने जा रही संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होकर दुनिया के नेताओं को संबोधित करने दिया जाए। तालिबान ने दोहा में मौजूद अपने प्रवक्ता सुहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान का राजदूत भी नियुक्त कर दिया है। सोमवार को इस संबंध में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस को चिट्ठी लिखी है। मुताकी ने इस चिट्ठी में मांग रखी है कि अफगानिस्तान की ओर से उन्हें भी यूएनजीए में बोलने दिया जाए। यूएनजीए की मीटिंग अगले सोमवार को खत्म होने वाली है। गुतेरेस के प्रवक्ता फरहान हक ने मुताकी की चिट्ठी मिलने की पुष्टि की है। बीते महीने तक गुलाम इजाक कजल अफगानिस्तान सरकार का यूएन में प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हालांकि तालिबान ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि इजाक कजल का मिशन अब खत्म हो चुका है और वह अब अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हक ने बताया है कि संयुक्त राष्ट्र में सीट पाने के लिए तालिबान की चिट्ठी को 9 सदस्यीय क्रेडेंशियल कमेटी के आगे भेजा गया है। इस कमेटी में अमेरिका, चीन, रूस भी सदस्य है। इसके अलावा इस कमेटी में बहामास, भूटान, चिली, नामीबिया, सिएरा लियोन और स्वीडन शामिल है। हालांकि अगले सोमवार से पहले इस कमेटी की बैठक असंभव है। ऐसे में तालिबान विदेश मंत्री के संयुक्त राष्ट्र आम सभा में संबोधन की संभावना 9 के बराबर है। अगर संयुक्त राष्ट्र तालिबान के राजदूत को मान्यता दे देता है तो इस्लामिक कट्टरपंथी समूह को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने में यह बहुत बड़ा कदम होगा। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पाकर अफगानिस्तान में आर्थिक मदद के दरवाजे खुल सकते हैं। इससे पहले गुतेरेस ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके जरिए दूसरे देश तालिबान पर समावेशी सरकार और मानवाधिकार, खास तौर पर महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने का दबाव बना सकता है। इससे पहले साल 1996 से 2001 के बीच जब अफगानिस्तान में तालिबान राज आया था,
तब अफगान की चुनी हुई सरकार के यूएन एम्बेसडर ही देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उस समय क्रेडेंशियल कमेटी ने तालिबान के राजदूत को सीट देने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, तालिबान और पाकिस्तान के बीच सरकार गठन को लेकर ठनती नजर आ रही है। तालिबान के सख्त बयान के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान पीएम इमरान खान ने तालिबानी नेताओं को चेतावनी दी है कि अगर एक समावेशी सरकार का गठन नहीं किया गया तो देश में आज नहीं तो कल गृह युद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये होगा कि अफगानिस्तान आतंकियों के लिए स्वर्ग बन जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा है, ये वे सभी धड़ों को सरकार में शामिल नहीं करते हैं तो आज नहीं तो कल वहां पर एक गृह युद्ध होगा। इसका मतलब एक अस्थिर और अराजक अफगानिस्तान होगा जो आतंकियों के लिए आदर्श जगह होगा। यह चिंता की बात है। तालिबान को मान्यता देने के सवाल पर इमरान खान ने कहा है कि इस संबंध में कोई फैसला पड़ोसी देशों के साथ राय के बाद लिया जाएगा। दोस्तों, कश्मीर पर तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन का रुख नरम पड़ा है। इसका नजारा संयुक्त राष्ट्र की 76वीं आम सभा में देखने को मिला है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया है, लेकिन इस बार तुर्की का रुख थोड़ा नरम दिखा। एर्दोगन ने यूएन महासभा को संबोधित करते हुए कहा है कि तुर्की कश्मीर समस्या के समाधान के लिए अपने रुख पर कायम है। उन्होंने कहा कि पिछले 74 सालों से कश्मीर समस्या उलझी हुई है और उसे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत दोनों पक्षों को सुलझाना चाहिए। हालांकि इस बार तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन यूएन महासभा में कश्मीर को लेकर नरम दिखे। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में राष्ट्रपति एर्दोगन ने कश्मीर का मुद्दा काफी जोर शोर से उठाया था। पिछली बार एर्दोगन ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का मुद्दा उठाया था, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। इस बार एर्दोगन ने कश्मीर का मुद्दा अफगानिस्तान, इजराइल, सीरिया, लीबिया, यूक्रेन, अजरबैजान और चीन में उइगर मुसलमानों के बाद उठाया है। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र की महासभा में एर्दोगन ने उइगर मुसलमानों का मुद्दा नहीं उठाया था, लेकिन इस बार उठाया है। पिछली बार इसके प्रति उनकी आलोचना भी हुई थी। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करते हुए एर्दोगन ने कश्मीर पर अलग अंदाज में भाषण दिया था। एर्दोगन ने तब कहा था कि कश्मीर संघर्ष दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिहाज से काफी अहम है। यह अब भी एक ज्वलंत मुद्दा है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद से स्थिति और जटिल हो गई है। एर्दोगन ने कश्मीर के समाधान में यूएन के प्रस्ताव और संवाद की बात तो कही, लेकिन कश्मीर के लोगों की उम्मीद वाली बात नहीं कही। पिछले साल एर्दोगन की इस टिप्पणी पर पाकिस्तान ने काफी उत्साह दिखाया था, लेकिन इस बार पाकिस्तान की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस बार एर्दोगन के बयान पर न तो पाकिस्तान की तरफ से कोई गर्मजोशी वाली आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है और न ही वहां कोई उत्साह है। हालांकि भारत की ओर से भी एर्दोगन की टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।